चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मथुरा। वहां पर डेयरी फार्म का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उससे पहले ये गौशाला की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, गायों को चारा खिलाते हुए। सुबह सुबह सीएम योगी श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कान्हा के दर पर पहुंचे सीएम योगी, वहां पर कान्हा की पूजा अर्चना की, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इसके बाद उन्होंने सुबह ही आरती में हिस्सा भी लिया और फिर मुख्यमंत्री ने कृष्ण पूजा में हिस्सा लेकर के वहां पर पूरे विधि विधान के साथ आरती की। योगी ने अधिकारियों के साथ पूरे मंदिर का भ्रमण भी किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुबह से लेकर के अभी तक क्या कुछ हुआ है मथुरा में सीएम के दौरे को लेकर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदिर प्रांगण में मौजूद कान्हा भक्तों का सीएम ने अभिवादन भी स्वीकार किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आज इस्कॉन के गुरुकुल और डेयरी फार्म का उद्घाटन भी करने वाले हैं। ये निरीक्षण करने के लिए पहुंचे गौशाला का, वहां पर चारा खिलाते हुए गायों को दिखाई दे रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त है। तो 2 दिन के मथुरा दौरे पर है। आज का दिन काफी अहम है। कई सौगातें भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा को देने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे अपने दिन की शुरुआत सीएम योगी ने की, जहां कान्हा के दर पर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और अब गौशाला पहुंचे हैं, जहां गौशाला का निरीक्षण कर रहे हैं, गायों को चारा खिला रहे हैं। उसके बाद भी जो कई कार्यक्रम हैं उनमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसमें आपको बता दें कि आज डेयरी फार्म का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ गुरुकुल और डेयरी फार्म दोनों का उद्घाटन करने जा रहे हैं और यहां पर छात्रों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का है। इस्कॉन के गुरुकुल का उद्घाटन करेंगे। 100 एकड़ जमीन पर यह गुरुकुल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन करेंगे और डेयरी फार्म का भी करेंगे, जिससे आगे आने वाले समय में किसानों को फायदा मिलेगा। तो सीएम योगी का मथुरा दौरा 2 दिन का उनका दौरा है और आज दूसरा दिन है। सुबह से क्या कुछ हुआ इसकी पूरी जानकारी तस्वीरों के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई है। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट को लेकर सपा का बड़ा ऐलान। खतौली सीट से आरएलडी का प्रत्याशी लड़ेगा चुनाव, ये बड़ा ऐलान किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैनपुरी और रामपुर में सपा उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी है। खतौली उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का ट्वीट आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। ये ट्वीट आपके सामने ये रहा, जो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया है, वही ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें जानकारी दी गई है कि मैनपुरी और रामपुर में समाजवादी पार्टी का अपना खुद का कैंडिडेट उतरेगा, लेकिन खतौली सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी मैदान में होगा और चुनाव मिलकर लड़ने की बात भी कही गई है। मैनपुरी रामपुर में सपा चुनाव अपने कैंडिडेट को उतार करके लड़ेगी, लेकिन खतौली को लेकर ये बड़ा ऐलान है। इसके क्या मायने ये जान लेते हैं। मेरे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये बहुत बड़ा ऐलान है, साथ में चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, इस बात का जिक्र भी किया गया है ट्वीट में, और साथ ही खतौली सीट को लेकर बड़ा ऐलान कह सकते हैं, क्योंकि जब इनका गठबंधन हुआ था तो 22 का विधानसभा चुनाव अभी जो हुआ उसमें भी ये सीट आरएलडी के ही पास थी, गठबंधन के ही पास थी। और अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से कहा था कि आप इस सीट पर अपने उम्मीदवार को लड़ाइए। उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाया। बीजेपी के विधायक बने विक्रम सैनी 16,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने आरएलडी उम्मीदवार को मात दी थी। और अब जब बाई इलेक्शन हो रहा है तो जयंत चौधरी ने जिस तरीके से 2 दिन पहले बयान दिया कि उस सीट पर वही अपने उम्मीदवार को लड़ाएंगे, तो लगभग ये बात तय है कि गठबंधन में चूंकि पहले भी ये सीट उनके पास रही है और हार जीत का जो मार्जिन था वो भी कम था, तो इसलिए फिर खतौली में आरएलडी ही अपने उम्मीदवार को उतारेगी और 1 या 2 दिन के भीतर जयंत चौधरी भी उस उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देंगे कि कौन उस सीट पर आरएलडी की तरफ से गठबंधन का उम्मीदवार होगा। हालांकि जो 2 सीटें हैं मैनपुरी और रामपुर की, यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का इंतजार हो रहा है। मैनपुरी में तो माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के नाम की घोषणा आज ही हो सकती है, आज ही अखिलेश यादव उस नाम को घोषित कर सकते हैं, लेकिन रामपुर में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद अनुभव आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से खबर है। अब्बास अंसारी से ईडी की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। लग्जरी लाइफस्टाइल पर 50 लाख खर्च करने का खुलासा हुआ है। कई देशों की यात्रा और विदेशी हथियार खरीदने का भी खुलासा पूछताछ में हुआ है और फायरिंग में लाखों रुपए खर्च करने का भी खुलासा हुआ है। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं।
और ये बड़ी खबर, अब्बास अंसारी से ईडी की पूछताछ में खुलासा हुआ। लग्जरी लाइफस्टाइल पर 50 लाख रुपए खर्च करने का खुलासा हुआ और साथ ही साथ कई देशों की यात्रा, विदेशी हथियार खरीदने का भी खुलासा हुआ। फायरिंग में लाखों रुपए खर्च करने का भी खुलासा हुआ है। सुपा विधायक अब्बास अंसारी रिमांड पर, लगातार पूछताछ हो रही है। और इसी बीच बड़ी खबर जो खुलासे हुए हैं उसी से जुड़ी हुई है। इसी पर अपडेट के साथ मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मोइन, क्या डिटेल्स है, विस्तार से बताएं, क्या कुछ खुलासा हुआ है पूछताछ में, क्या बता रहे हैं अधिकारी? मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस दर्ज हुआ था उसमें ईडी ने उसके बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था और अब्बास अंसारी इन दिनों ईडी की कस्टडी रिमांड में है। उससे लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं और तमाम ऐसे सवालात जो है वो तमाम ऐसे तथ्यों की फाइल जो है ईडी ने पहले से ही तैयार कर रखी है, जिसका जवाब जो है अब्बास अंसारी के पास नहीं होता। अब्बास अंसारी नानुकर करता है। उसके बाद जब ईडी के लोग कागजात दिखाते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन के डिटेल्स दिखाते हैं, तो वो चुपचाप सिर झुका लेता है। और ईडी ने कस्टडी रिमांड में लेने के लिए जो सबसे बड़ा आधार दिया था वो यही दिया था कि 2 राउंड जो उससे पूछताछ हुई है वो पूछताछ में बहुत कोई खास सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए सारे तथ्यों को जोड़ने के लिए, कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए कस्टडी रिमांड जरूरी है। तो आज कस्टडी रिमांड का 5वां दिन है और आज भी जो है जो पूछताछ हुई है देर रात से लेकर आज सुबह तक, उसमें भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनमें सबसे अहम यह है कि अब्बास अंसारी जो है वो लग्जरियस लाइफ जीता था और पिछले कुछ 1 सालों में उसने सिर्फ अपनी लग्जरियस लाइफ पर 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए, विदेशों की यात्राएं की। और ये जो पैसे उसके पास ये जो खर्च हुए हैं, ये पैसे कहां से आए, जब इस बारे में ईडी के लोग पूछताछ करते हैं तो उसका जवाब अब्बास अंसारी नहीं दे पाता है। तो ईडी के पास तमाम ऐसे इस बात के भी पुख्ता सबूत है कि 9 बैंक अकाउंट है उसके पास, इनमें से 8 खुद उसके अपने नाम है, 1 उसकी अपनी पत्नी के नाम है और इन 8 जो 9 बैंक अकाउंट है उसकी और पत्नी को मिला करके उसमें तमाम बार ऐसा हुआ है कि जब लाखों रुपए नगद जमा किए गए हैं, दूसरी कंपनियों से ट्रांजैक्शन किया गया है, तो वो नगद जो पैसे आए हैं वो कैसे अब्बास अंसारी को मिले, किस स्रोत से मिले, वो सारी जानकारियां अब्बास अंसारी नहीं दे पा रहा है। और अब तो ये है कि अब्बास अंसारी के जो तार कहां जुड़ते हैं, इसको लेकर भी जब पूछताछ होगी अब्बास अंसारी से तो क्या और गिरफ्तारियां भी संभव हैं? एक तो सवाल ये, और दूसरा सवाल ये, किन किन देशों की यात्रा उसने की है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि ये पैसे जिससे वो लग्जरी लाइफ जी रहा था, वो पैसे उस तक पहुंच कैसे रहे थे? देखिए, अभी तक जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में जो बातें सामने आई है कि अब्बास अंसारी ने खाड़ी देशों की यात्रा की थी और ईडी को इस बात का शक था कि मई महीने के बाद जब ये दूसरे आर्म्स एक्ट के मामले में फरार हुआ था, यूपी पुलिस ने इसे भगोड़ा घोषित किया था, तो ये खाड़ी देश भागने की फिराक में था। इसी वजह से ईडी ने लुकआउट नोटिस इसकी और इसकी मां अफसा अंसारी के खिलाफ जारी किया था ताकि ये दोनों माँ बेटे जो है विदेश ना भाग सके। और दूसरी बात ये रही कि जो ईडी जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के परिवार पर शिकंजा कस रही है, पहले मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी की गई, उसके बाद मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा उर्फ आतिफ की गिरफ्तारी की गई, तो ये सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में ईडी जब इन लोगों की कस्टडी रिमांड खत्म होगी, उसके बाद परिवार के कुछ अन्य सदस्यों को नोटिस जारी करेगी, नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए उन्हें तलब करेगी और पूछताछ में इन दोनों से जो तथ्य सामने आए हैं या परिवार के अन्य सदस्यों को जो बुलाया जाएगा और उनमें तथ्य निकलकर सामने आते हैं तो बहुत मुमकिन है कि जल्द ही कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के परिवार पर ठीक है मोहित, शुक्रिया, नजर आप बनाए रखें और क्या जानकारी सामने आती है, खुलासे होते हैं, उस पर लगातार नजर होगी। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।